हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको 70% अंक लाने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और किस प्रकार से आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो यहाँ पे है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पे बताया गया है इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभक्त था या विभाजित था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमांस में इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी राज्य अलग अलग राजाओं के आधिपत्य में थे। ठीक है, तो एक राज्य इसमें सार्डिनिया पिडमांस में था। उसके बाद बाकी जो राज्य थे वो अलग अलग राजाओं के कब्जे में थे, उनके आधिपत्य में थे। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सनी ने यहाँ पे एकीकृत करने के लिए एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया। गुप्त संगठन यहाँ पे किसने बनाया? ज्यूसेपे मैत्सनी ने। इसके बाद यहाँ पे अथक प्रयासों के बाद सन 1861 में यूमेनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, सन 1870 में फ्रांस तथा प्रास के बीच युद्ध हुआ। फ्रांस ने अपनी सेना रोम से हटा ली, तभी इटली की सेनाओं ने रोम पर अधिकार कर लिया। इसमें मैत्सिनी के अलावा विक्टर इमैनुएल द्वितीय और काउंट कैमिलो देव काबुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से आप इटली के एकीकरण का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके साथ ही जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पे आ जाता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका उत्तर लिखना है, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत विदेश व्यापार अवरोध हटा लिए जाते हैं तथा पूंजी एवं श्रम का स्वतंत्र आवागमन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो यहाँ आता है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो ये 1922 में वापस लिया गया। और क्यों वापस लिया गया, तो गोरखपुर में चौरी चौरा हिंसक घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौथा आपका प्रश्न है, खनिज क्या हैं, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। खनिजों का वर्गीकरण कीजिए और खनिज हैं क्या। तो खनिज की पहले डिफिनेशन बतानी है और फिर उनके पार्ट बताने हैं, उनका वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, खनिज निश्चित तत्वों का सम्मिलित रूप है। इसकी एक आंतरिक संरचना होती है। इसमें सम्मिलित तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
परिणाम होता है। इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण आपको इस प्रकार से करना है। खनिजों का वर्गीकरण उनके विभिन्न रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, क्रिस्टल के स्वरूप आदि के आधार पर किया जाता है। खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो ऊर्जा खनिज, आधात्विक खनिज और धात्विक खनिज होते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है इसे। तो यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कौन से एक वर्ष में विश्व भर में महामंदी का प्रकोप रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पूरे विश्व में महामंदी रही थी। तो आपको बताना है कौन सा वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए है सन 1929 से 1930 तक। बी नंबर ऑप्शन है सन 1935 से 1936 तक। ऑप्शन नंबर सी है सन 1939 से 40 तक। इसके साथ ही डी नंबर ऑप्शन है सन 1941 से 1942 तक। तो कौन से वर्ष विश्व भर में महामंदी रही थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 1929 से 1930 तक यहाँ पे विश्व भर में महामंदी रही थी। इसके साथ ही जो आपका 6वां प्रश्न है, ये है इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। अर्थात इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कब किसके लिए हुई। तो वस्त्र उद्योग में हुई, लौह उद्योग में हुई, कृषि उद्योग में हुई या जूट उद्योग में हुई। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस में हुई थी। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। वस्त्र उद्योग में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके साथ ही आपका 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी है 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 18वीं शताब्दी में। और ऑप्शन नंबर डी है 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया था। तो यहाँ पे भी आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। 16वीं शताब्दी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। इसके साथ ही आपका 8वां प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है मानवकृत। ऑप्शन नंबर बी है जैव। ऑप्शन नंबर सी है प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी है अवनीकरण योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर है वो इसका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, अवनीकरण योग। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न है, भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 43%। ऑप्शन नंबर बी है 30%। ऑप्शन नंबर सी है 27%। ऑप्शन नंबर डी है 46%। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 43% पूरे भारत में मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित की जाती है। तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम। इनमें से आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। असम में भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय उत्पादित की जाती है, चाय की खेती की जाती है। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।